नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीवाईक्यू वाला। आज के वीडियो में हम देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्न एवं उनकी संपूर्ण व्याख्या। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कांस्य युग। यह सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच फली फूली। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। दोस्तों आप इमेज में देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लोथल। तो दोस्तों यहाँ पर लोथल की खोज किसने की थी? एस.आर. राव ने 1954 में। लोथल जो कि स्थित है गुजरात में। और यहाँ पर क्या मिला है दोस्तों? एक डॉकयार्ड। डॉकयार्ड का मतलब होता है गोदीवाड़ा, जहां पर जहाजों की मरम्मत की जाती है। तो दोस्तों आप इमेज में देख सकते हैं यही वो डॉकयार्ड है जहां पर जहाजों की मरम्मत की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 3, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो आज के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है और 1980 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, आपने पढ़ा होगा, तो ये वो स्नानागार का चित्र है। क्वेश्चन नंबर 4, ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत में। ऋग्वेद की रचना का अनुमानित समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। तो दोस्तों जो ओरिजिनल ऋग्वेद है उसकी एक पांडुलिपि का चित्र यहाँ पर दिया गया है और इसी तरह संस्कृत में पांडुलिपियों के ऊपर इनकी रचना की गई है। क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लुम्बिनी में। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, जो कि आज के नेपाल में स्थित है, वहां पर हुआ था। और दोस्तों ये जो चित्र दिया गया है ये लुम्बिनी में उनका जो जन्म स्थान है वहां की फोटो है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बाल स्वरूप में महात्मा बुद्ध के एक मूर्ति लगी हुई है। क्वेश्चन नंबर 6, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कुंडग्राम वैशाली में। उनका जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था और वे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कुंडग्राम कहाँ है दोस्तों? वर्तमान में बिहार के जमुई जिले में स्थित है। और ये जो चित्र दिया गया है इस चित्र में आप देख सकते हैं ये जो उनका जन्म स्थान है वहां पर एक अब स्मारक बना हुआ है, उसकी ये फोटो है। क्वेश्चन नंबर 7, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से नंद वंश का अंत किया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चाणक्य की सहायता से। तो दोस्तों चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 8, अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 261 ईसा पूर्व में। कलिंग युद्ध मौर्य सम्राट अशोक और जो कलिंग के राजा थे अनंत पद्मनाभन उनके बीच में हुआ था। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। कहा जाता है कि इस युद्ध में इतनी ज्यादा मौतें हुई, इतना ज्यादा खून खराबा हुआ कि इससे अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने ठान लिया कि आज के बाद मैं कभी जीवन में युद्ध नहीं करूंगा और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। तो दोस्तों ये जो पिक्चर में दृश्य दिया गया है ये उसी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9, गुप्त वंश की स्थापना किसने की? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, श्रीगुप्त ने। गुप्त साम्राज्य की नींव 4वीं शताब्दी में श्रीगुप्त ने रखी थी। गुप्त साम्राज्य लगभग 320 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक चला था। क्वेश्चन नंबर 10, समुद्रगुप्त किस नाम से प्रसिद्ध हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यह उपाधि इतिहासकार ए बी स्मिथ ने दी थी। समुद्रगुप्त का शासनकाल 335 ईस्वी से लेकर 380 ईस्वी तक रहा था। और दोस्तों आप पिक्चर में देख सकते हैं उनका शासन क्षेत्र किस एरिया तक था वो आप इसमें देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज में। हर्ष का साम्राज्य उत्तर भारत में फैला था। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक रहा
और दोस्तों उनका जो क्षेत्र था ये देखिए आप, गुजरात वाला क्षेत्र था, ऊपर से फिर ये पूरा मथुरा और बंगाल तक ये फैला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की है। तो दोस्तों ये याद रखना, ये जो प्राचीन काल में रचनाएं होती थी वो ज्यादातर रचनाएं संस्कृत में ही हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किससे संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त से। इसकी रचना हरिशेन ने की थी, जो कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। इसमें समुद्रगुप्त के द्वारा उत्तर भारत के 9 राजाओं और दक्षिण के 12 राजाओं को हराने का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों ये है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, पिक्चर में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, हड़प्पा सभ्यता में धान के खेत कहां से मिले हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगन से। कालीबंगन आज के राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में गग्गर नदी के तट पर स्थित है। और दोस्तों ये जो चित्र में दिया गया है ये वही धान के खेत हैं जो कि कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अश्वघोष की। वे कनिष्क के दरबारी कवि थे और उनकी रचनाएं कौन सी हैं दोस्तों? बुद्ध चरितम, सौंदर्यानंद काव्यम, गंडी स्रोत गाथा, सारिपुत्र प्रकरणम। तो दोस्तों ये सारी रचनाएं हैं संस्कृत में। क्वेश्चन नंबर 16, गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री आया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फायान। फायान आया था दोस्तों 399 ईस्वी में और भारत से इसने प्रस्थान किया 414 ईस्वी में। फायान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 17, अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कालिदास ने। वह विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। तो दोस्तों आप चित्र में देख सकते हैं, ये अभिज्ञान शाकुंतलम से एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है जहां पर भरत को शेरों के साथ में खेलते हुए एवं उनके दांत गिनते हुए दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नालंदा विश्वविद्यालय में। उनकी भारत यात्रा का वृत्तांत उनकी पुस्तक सी यू की में मिलता है। तो दोस्तों याद रखना, हुएनसांग की पुस्तक का नाम क्या था? सी यू की। क्वेश्चन नंबर 19, मिलिंद पन्हो यानी मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और निम्न में से किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो दोस्तों उस बौद्ध भिक्षु का नाम था ऑप्शन नंबर सी, नागसेन। यह बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों को समझने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। राजा मिलिंद, जिसका दूसरा नाम था दोस्तों मिनांडर प्रथम, एक इंडो यूनानी या यवन राजा था और इसका शासनकाल था 165 ईसा पूर्व से लेकर 130 ईसा पूर्व तक। चित्र में आप उसका सिक्का देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, नवरत्न किस शासक के दरबार में प्रसिद्ध थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और दोस्तों ये नवरत्न थे, यहाँ पे हम पिक्चर में देख लेते हैं। ये कालिदास जो कि एक महाकवि थे, अमर सिंह जो कि साहित्यकार थे, छपड़क जो कि एक दर्शन शास्त्री थे, बेताल भट्ट जो कि नीतिकार थे, धनवंतरी जो कि एक चिकित्सक थे, बरूची जो कि व्याकरणाचार्य थे, घटकरपर जो कि एक कवि थे, बराहमेर जो कि एक गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे और उसके बाद में नौवे शंकु जो कि एक शिक्षा शास्त्री थे। तो दोस्तों इनके नाम कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, थोड़ा सा याद रखना कि कौन किस क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी और इसके प्रमुख स्थल हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन, धौलावीरा, लोथल, राखीगढ़ी, ऐसे बहुत सारे स्थल हैं दोस्तों। और दोस्तों ये फोटो में आप देख सकते हैं, आपने बहुत बार इनका नाम सुना होगा, ये हैं दयाराम साहनी जी। क्वेश्चन नंबर 22, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पाणिनि के द्वारा। और दोस्तों अष्टाध्यायी क्या है? यह संस्कृत व्याकरण का एक प्राचीन ग्रंथ है जिसमें 4000 से अधिक सूत्रों में संस्कृत भाषा की संरचना और इसके नियमों का संकलन है। तो दोस्तों एक डाक टिकट जारी किया था 2004 में पाणिनि के ऊपर, उसकी इमेज यहाँ पर लगी हुई है। क्वेश्चन नंबर 23, सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी?
सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक की सभ्यता। क्योंकि जो ग्रीक है उसमें जो संगठित सभ्यता का विकास है बहुत बाद में लगभग 800 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ था, जबकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका काल 2500 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। तो दोस्तों आप इमेज में देख सकते हैं माया की सभ्यता जो कहाँ थी, उत्तरी अमेरिका में, मैक्सिको के आसपास। इंका सभ्यता, मिस्र की सभ्यता नील नदी के आसपास फली फूली। मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो दोस्तों ये आज के इराक के आसपास थी। चीन की सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। तो दोस्तों ये कुछ सभ्यताएं हैं, इनके नाम आप याद रख सकते हैं और ये किस क्षेत्र में थी, इतना जानना आपके लिए पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 24, किसको मानव जाति का पालना कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका महाद्वीप को। क्योंकि अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां ऑस्ट्रेलोथिपेसिन से लेकर होमोसेपियंस तक मानव पूर्वजों के विकास के हर चरण के जीवाश्म पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका अर्थ ये है कि मानव ने जब से विकसित होना शुरू किया तब से लेकर के आज तक के फॉर्म के जितने भी स्वरूप हुए हैं उसके सारे जीवाश्म अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। ये चित्र में आप देख सकते हैं। तो जैसे जैसे मानव का विकास हुआ है ये सभी जीवाश्म वहां पर पाए गए हैं, इसलिए अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों अर्थात मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सेल खड़ी। यह कैल्शियम कार्बोनेट से बना एक नरम, सफेद और चिकना पत्थर है। इसे खड़िया मिट्टी, घिया पत्थर या सेलेनाइट भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये चित्र में एक हड़प्पा कालीन मोहर है, इसको आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अवंतिका। उज्जैन के प्राचीन नाम अवंतिका, उज्जैनी, कुशस्थली, पद्मावती, कुमुदवती और स्वर्ण श्रृंगा हैं। तो दोस्तों ये कई सारे नाम हैं उज्जैन के। और यहाँ पर आप उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर का जो प्राचीन दृश्य है आज से जो 300 साल पहले करीब था उसका आप चित्र यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, धर्मपाल ने। तो दोस्तों इसकी स्थापना 775 से 800 ईस्वी में बिहार का जो आज का भागलपुर जिला है वहां पर हुई थी और 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर आप ये इमेज देख सकते हैं, जो विक्रम विश्वविद्यालय के जो खंडर बचे हुए हैं उनकी ये फोटो है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, श्रेष्ठ या कुलीन। माना जाता है कि वे लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच भारत आए थे। वे संस्कृत और अन्य इंडो यूरोपीय भाषाएं बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो यहाँ पर दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तंबाकू। तंबाकू दोस्तों कौन लेकर आया था? पुर्तगाली। पुर्तगाली अपने साथ कई फसलें जैसे कि तंबाकू, आलू, टमाटर, मक्का, काजू, लाल मिर्च, अनानास और पपीता लाए थे। तो ये जो फसलें हैं दोस्तों कई बार पूछा गया है कि तंबाकू भारत में कौन लेके आया, आलू कहाँ से आया, टमाटर कहाँ से आया। तो ये सब चीजें लेके आए थे पुर्तगाली। इमेज में ये सारी चीजें दिखाई गई हैं, तो दोस्तों इसको आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 30, हर्यक वंश के इनमें से किस शासक को कुलिक कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु को। उसका शासनकाल था लगभग 492 से 460 ईसा पूर्व। महावीर और गौतम बुद्ध का समकालीन था। तो दोस्तों आप ये इमेज में देख सकते हैं, इसको आप पढ़ लेना। यहाँ पर जितने भी वंश हुए हैं, हर्यक वंश, शशनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और हर्षवर्धन के काल तक जितने वंश हुए हैं सबके संस्थापक और उनकी राजधानी यहाँ पर लिखी हुई है, इसको आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर इनमें से किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग उज्जैन प्रदेश के थे जहां इनके पूर्वज मौर्यों के प्रधानमंत्री और सेनापति थे। तो दोस्तों ये शुंग राजवंश का सिक्का आप यहाँ पर देख सकते हैं फोटो में। और शुंग वंश पहला वंश था जो कि ब्राह्मण वंश माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, उत्तर वैदिक काल में लिखे ग्रंथों का सही क्रम क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले लिखे गए वेद, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक और उसके बाद उपनिषद। संहिता में दोस्तों क्या मिलता है? मंत्रों का संग्रह है।
ब्राह्मण में यज्ञों की व्याख्या की गई है। आरण्यक में अनुष्ठानों के आध्यात्मिक व दार्शनिक पहलू शामिल किए गए हैं। और उपनिषद, जिन्हें कि वेदांत भी कहा जाता है, ये कर्मकांड से परे परम सत्य या ब्रह्म के ज्ञान की व्याख्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से वह शासक कौन था जिसने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सम्राट अशोक। तो दोस्तों, अशोक ने 274 से 270 ईसा पूर्व के दौरान उत्तराधिकार के युद्ध में अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। और ऐसा बहुत सारी जगह लिखा हुआ है दोस्तों कि अशोक ने अपने 99 भाइयों का कत्ल करके उत्तराधिकार के युद्ध में ये सत्ता हासिल की थी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उदयन ने। उदयन को उदयभद्र के नाम से भी जाना जाता है। वह अजातशत्रु का पुत्र और उत्तराधिकारी था। उसने राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। दोस्तों, ये इमेज में आप देख सकते हैं, ये बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जो कि एक प्रेम कहानी है। जब आपका सिलेक्शन हो जाए तब आप इसको पढ़ना। बासव दत्ता नाम की एक कन्या थी जो कि उज्जैन के महाराजा थे, उनकी पुत्री थी और उदयन के साथ इसके प्रेम संबंध थे। तो दोस्तों, इस कहानी को आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी मत पढ़ना, इतना वक्त बर्बाद मत करना इसको पढ़ने के लिए। जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो आराम से इत्मीनान से इसे पढ़ना, काफी अच्छी प्रेम कहानी है। क्वेश्चन नंबर 35, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भोजक या ग्राम भोजक। पाली ग्रंथ मुख्य रूप से थेरवाद बौद्ध धर्म से जुड़े हैं। इनमें भगवान बुद्ध की शिक्षा, मठवासी अनुशासन, दर्शन और इतिहास आदि शामिल है। तो दोस्तों, ये जो इमेज मैंने यहाँ पर लगाई है, इनको आप वीडियो रोक कर और अच्छे से, अगर उसमें कुछ लिखा हुआ है तो उसे पढ़ सकते हैं। बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी और फैक्ट्स आपको इमेज से मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36, सांची इनमें से किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। और दोस्तों, इमेज देख सकते हैं, ये सांची की से ली गई है और इसमें महात्मा बुद्ध की मूर्ति यहाँ पर दिखाई गई है। क्वेश्चन नंबर 37, सांची स्तूप को कब यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1989 में। और दोस्तों, कहाँ स्थित है सांची? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। और ये सांची का स्तूप है, उसकी ये फोटो यहाँ पर लगाई गई है। क्वेश्चन नंबर 38, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पशुपालन। उनकी संपत्ति को उनके मवेशियों की संख्या से मापा जाता था और गायों को अत्यंत मूल्यवान माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 39, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। जैन मुनि भद्रबाहु के साथ वे श्रवण बेलगोला चले गए और संलेखना या संथारा विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। तो दोस्तों, उसी का एक दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त शब्द सत्यमेव जयते निम्न में से किस उपनिषद से लिए गए हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद अथर्ववेद का एक भाग है। और दोस्तों, आप वीडियो को रोककर ये पढ़ लेना जो यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बेबीलोन में। बेबीलोन एक प्राचीन शहर है जो आधुनिक इराक में स्थित है। यूफ्रेटस नदी के किनारे पर है। यह मेसोपोटामिया का एक हिस्सा था और आज यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। दोस्तों, यहाँ पर एक सिकंदर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोट दिया गया है। मैं शेरों की उस सेना से नहीं डरता जिसका नेतृत्व एक भेड़िया करता हो, बल्कि मैं उन भेड़ियों की सेना से डरता हूँ जिसका नेतृत्व एक शेर करता हो। तो दोस्तों, याद रखना, मुझे ये कोटेशन बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे डाल दिया है। क्वेश्चन नंबर 42, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में दोस्तों 10 मंडल, 1028 सूक्त और लगभग 10,462 मंत्र हैं। और चारों वेद कौन से हैं दोस्तों, ये आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 43, उत्तर वैदिक काल के वेद और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था?
सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए श्रमण। यह भिक्षु और तपस्वी मुख्य रूप से बौद्ध, जैन और आजीवक ग्रंथ धर्मों से संबंधित थे। दोस्तों आप इमेज में देख सकते हैं, ये एक ब्राह्मण है और ये बुद्ध यहाँ पर बैठे हुए हैं। दोनों के बीच में चर्चाएं हो रही हैं। क्वेश्चन नंबर 44, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज निम्न में से कहां पर हुई? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए लोथल में। एस आर राव ने इसकी खोज की थी। कब की थी दोस्तों? 1954 में। और इसे क्या कहा है? लघु हड़प्पा। तो दोस्तों ये जो पत्थर और ये तराजू है, ये आप देख सकते हैं, ये लोथल से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 45, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पर्ण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना इसको। पर्ण एक चांदी का सिक्का था। इन सिक्कों पर सूर्य, चंद्रमा, पीपल, बैल, मयूर जैसे विभिन्न प्रतीक खुदे होते थे। क्वेश्चन नंबर 46, प्रारंभिक आर्य के बारे में कौन सा सही नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वे नगरों में निवास करते थे। ये कथन गलत है दोस्तों। इसके अलावा ये तीनों ही कथन सही हैं। वे संस्कृत बोलते थे, सही बात है। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, सत्य है। और वे घुड़सवारी किया करते थे, ये कथन भी सत्य है। हमेशा याद रखना दोस्तों कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, यानी कि शहरी सभ्यता थी, जबकि उसके पश्चात आने वाली वैदिक कालीन सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यकालीन संस्कृति मुख्यतः ग्रामीण थी। लोग गांव में रहते थे और पशुपालन और कृषि करते थे। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से नंद वंश का संस्थापक कौन था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, महापद्म नंद। नंद वंश की स्थापना 345 ईसा पूर्व में महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश के अंतिम शासक महानंदिन को मारकर की थी। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन से तीन वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद को वेद त्रयी का भाग नहीं माना जाता है, क्योंकि इसकी रचना इन तीनों वेदों के बाद हुई थी। तो जो तीनों प्रारंभिक वेद हैं, उनको वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, बिंदुसार ने विरोधियों को कुचलने के लिए अशोक को निम्न में से कहां भेजा था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तक्षशिला में। कुछ स्रोतों के अनुसार अशोक को अवंती, जो कि आज का उज्जैन है, वहां भी भेजा गया था, जहां दुष्ट मंत्रियों के कारण विद्रोह हुआ था। तो दोस्तों इतिहास में मिलता है कि अशोक को तक्षशिला भी भेजा गया था विद्रोहों को दबाने के लिए, और उज्जैनी भी भेजा गया था। और दोस्तों यहाँ पर इमेज में आप तक्षशिला विश्वविद्यालय के जो अवशेष बचे हुए हैं उसकी फोटो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। इसकी विशेषताएं थी जटिल समाज, 4 वर्णों का उदय, कुरु व पांचाल जैसे बड़े राज्यों का विकास, उत्तर वैदिक ग्रंथों जैसे कि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना इसी काल में हुई। तो दोस्तों वैदिक पीरियड को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है प्रारंभिक वैदिक पीरियड, जिसमें ऋग्वेद की रचना हुई 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व। दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जिसे माना जाता है 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। क्वेश्चन नंबर 51, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र हिंदू धार्मिक दस्तावेजों का एक संग्रह है, जिसे 800 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व के बीच लिखा गया था। यह पुस्तकें गणितीय रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों इमेज में आप देख सकते हैं, जो हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, तो उसे बौधायन का शुल्ब सूत्र भी कहा जाता है, जो कि ईसा से बहुत समय पहले लिखा जा चुका था। क्वेश्चन नंबर 52, बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कुशीनगर में। तो दोस्तों बुद्ध से जुड़े जो स्थल हैं वो आप देख लीजिए। लुम्बिनी उनका जन्म स्थान है, बोध गया जहां पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, सारनाथ जहां पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, और कुशीनगर जहां पर उनका महापरिनिर्वाण हुआ, यानी उन्होंने अपने प्राण वहां पर त्यागे थे। और दोस्तों आप ये इमेज में देख सकते हैं, ये वही स्थान है जहां पर महात्मा बुद्ध ने अपने प्राण त्याग दिए थे। क्वेश्चन नंबर 53, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख किसका है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सम्राट अशोक का। सम्राट अशोक से जुड़े प्रमुख स्तंभ कौन से हैं? सारनाथ स्तंभ, वैशाली का स्तंभ, इलाहाबाद या कौशाम्बी का स्तंभ, टोपरा स्तंभ,
मेरठ स्तंभ, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ और रामपुरवा में अशोक के अभिलेख मिलते हैं। और दोस्तों इमेज में आप दिल्ली टोपरा स्तंभ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, हर्षचरित किसकी रचना है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट। इसमें हर्षवर्धन का वर्णन मिलता है। बाणभट्ट ने हर्षचरित में इन पदों की व्याख्या की है। अवंती क्या है दोस्तों? युद्ध और शांति का मंत्री। सिंहनाद हर्ष की सेना का महासेनापति। कुंतल अश्वसेना का मुख्य अधिकारी। स्कंदगुप्त हस्ती सेना का मुख्य अधिकारी। भंडी प्रधान सचिव। लोकपाल प्रांतीय शासक। दोस्तों नाम ये याद रखना, बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में कि मौर्य काल में इस शब्द को क्या कहा जाता था, या गुप्त काल में ये पद किससे संबंधित था। इस तरह के प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इनको आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55, इनमें से कौन सा महाकाव्य है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रघुवंशम और कुमार संभवम। ये सभी महाकवि कालिदास रचित संस्कृत साहित्य की महान रचनाएं हैं। तो दोस्तों ये जितने भी ग्रंथ दिए गए हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो उर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, ये 7 पुस्तकें महाकवि कालिदास जी के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं और ये संस्कृत साहित्य की महान रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 56, मृच्छकटिकम किसकी रचना है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शूद्रक की। शूद्रक एक प्राचीन भारतीय नाटककार थे। उन्होंने संस्कृत के 3 नाटक लिखे हैं, मृच्छकटिकम, बिनवा शब्दत्ता, पद्म प्रवर्तक। तो दोस्तों मृच्छकटिकम का मतलब होता है मिट्टी की गाड़ी। क्वेश्चन नंबर 57, पंचतंत्र किसकी रचना है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पंडित विष्णु शर्मा। पंचतंत्र इतिहास में सबसे ज्यादा अनुवादित गैर धार्मिक ग्रंथों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 58, मालती माधव किसने लिखा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भवभूति ने। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम और मालती माधव। भवभूति प्रसिद्ध मौखरी राजा यशोवर्मा जो कि कन्नौज के शासक थे, उनके दरबार के कवि थे, जो लगभग 730 ईस्वी में शासन करते थे। कवि भवभूति द्वारा रचित प्रमुख कृतियां हैं महावीर चरितम, जिसमें राम के प्रारंभिक जीवन का वर्णन मिलता है। मालती माधव, जिसमें मालती और माधव के प्रेम पर आधारित एक नाटक है। और उत्तर रामचरितम राम के राज्याभिषेक, सीता के परित्याग और उनके पुनर्मिलन का चित्रण है। क्वेश्चन नंबर 59, भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। तो दोस्तों आप चित्र में देख सकते हैं, ये भीमबेटका की गुफाओं का मुख्य द्वार यहाँ पर दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 60, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सम्राट अशोक ने। और दोस्तों 1818 में जनरल टेलर ने इस प्राचीन स्थल को फिर से खोजा और 1989 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। और दोस्तों ये जो 200 का नोट है, इस पर जो चित्र बनाया गया है वह चित्र सांची के स्तूप का ही है, यहीं से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 61, एलिफेंटा गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हिंदू मूर्तिकला। ये गुफाएं भगवान शिव को समर्पित उत्कृष्ट रॉक कट मूर्तियों और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध हैं। 1987 में इन्हें यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो दोस्तों चित्र में आप देख सकते हैं एलिफेंटा की गुफाएं, जो कि मुंबई में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 62, हाथी गुम्फा शिलालेख किस शासक से संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कलिंग का राजा खारवेल। उड़ीसा के भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ियों में यह स्थित हैं और प्राकृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में इसे लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 63, अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चित्रकला के लिए। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं और यह चट्टानों को काटकर बनाई गई बौद्ध गुफाएं हैं। इन्हें वर्ष 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था और अजंता की जो गुफाएं हैं दोस्तों, उनका चित्र यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, ऐहोल शिलालेख किस शासक का है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पुलकेशन द्वितीय का। इसे उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति ने संस्कृत भाषा में लिखा था। इसमें पुलकेशन द्वितीय की विजयों, विशेषकर हर्षवर्धन पर उनकी जीत का विस्तृत वर्णन मिलता है। दोस्तों यहाँ पर ये इमेज दी गई है, ये एक जैन मंदिर है और यहाँ पर ये छोटा सा एरिया है जो एरो से मार्क किया गया है। यहाँ पर एक पट्टिका लगी हुई है जिसके ऊपर
ये वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 65, सांची स्तूप किस धर्म से संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और यह एक ऐतिहासिक बौद्ध स्थल है। क्वेश्चन नंबर 66, नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी ने 1193 में नालंदा विश्वविद्यालय की बहुमंजिला लाइब्रेरी को जला दिया, जो लगभग 3 महीने तक जलती रही। और दोस्तों इमेज में आप देख सकते हैं जो नालंदा विश्वविद्यालय के जो अवशेष बचे हुए हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। और दोस्तों ये याद रखना कि नालंदा विश्वविद्यालय और जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, दोनों का जो विनाश किया गया वो बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 67, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, धर्मपाल ने। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने 8वीं सदी में इसकी स्थापना की थी और 13वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के पुनरुत्थान, बौद्ध धर्म के पतन और बख्तियार खिलजी के आक्रमणों के कारण इसका पतन हो गया। तो दोस्तों आप इमेज में देख सकते हैं ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय का फोटो है और अब इसे संरक्षित कर दिया गया है, तो इस तरह से दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 68, तक्षशिला विश्वविद्यालय किसके समय प्रसिद्ध था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मौर्य काल के समय। तो दोस्तों ये इमेज में आप देख सकते हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि विश्व के सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक है। तो दोस्तों 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास यह स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ, अर्थात इसकी स्थापना किसी के द्वारा नहीं की गई थी, यह स्वतः ही विकसित हुआ और समय समय पर विभिन्न राजाओं और विद्वानों के योगदान से ये फला फूला। क्वेश्चन नंबर 69, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त ने 5वीं शताब्दी ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और दोस्तों यहाँ पर एक कुमारगुप्त का एक सिक्का दिखाया गया है, जिसमें कुमारगुप्त को एक शेर से लड़ते हुए दिखाया गया है। तो दोस्तों याद रखना, प्राचीन भारत में 3 प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे, जिनमें से पहला था तक्षशिला विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना किसी ने नहीं की थी, वह स्वतः ही विकसित हुआ। दूसरा विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। और तीसरा विश्वविद्यालय था विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 70, तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चिकित्सा शिक्षा के लिए। तो दोस्तों जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था वहां पर बहुत ही महान हस्तियों ने अध्ययन किया है, तो उनमें से कुछ के नाम हम देख लेते हैं। सबसे पहला है चाणक्य, एक राजनीतिक गुरु और रणनीतिकार थे, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को भारत को एकजुट करने में मदद की और अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा। दूसरे थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और तक्षशिला में चाणक्य से शिक्षा प्राप्त की थी। तीसरे हैं पाणिनि, वह एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और व्याकरणविद थे, जिन्होंने अष्टाध्यायी नामक व्याकरण पर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा था। तीसरे हैं चरक, एक प्रसिद्ध चिकित्सक और आयुर्वेद के जनक। फिर हैं जीवक, गौतम बुद्ध के समकालीन और एक महान सर्जन माने जाते हैं। और उसके बाद हैं विष्णु शर्मा, एक महान लेखक, जिन्होंने पंचतंत्र जैसे प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। तो दोस्तों इन सभी ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन किया था। क्वेश्चन नंबर 71, शेर शाह सूरी की मुद्रा प्रणाली का नाम क्या था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रुपया। तो दोस्तों ये शेर शाह सूरी जो थे वह एक अफगान शासक थे। इनके शासनकाल में जो प्रमुख मंत्री होते थे उनको हम देख लेते हैं। दीवान ए बिजारत राजस्व या वित्त का प्रभारी था। दीवान ए आरिज सेना का प्रभारी था। दीवान ए रसालत विदेश मंत्री को कहा जाता था। दीवान ए इंसा संचार मंत्री को कहा जाता था। तो दोस्तों इनको आप याद रखना, ये कई बार पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दंतीदुर्ग। दंतीदुर्ग ने लगभग 753 ईस्वी में मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाकर राष्ट्रकूट राजवंश की नींव रखी थी। दोस्तों आप इमेज में देख सकते हैं, हर्षवर्धन के पतन के बाद जो कन्नौज का एरिया था वो काफी कमजोर हो गया और उसके लिए एक त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, जो आपने पढ़ा होगा। तो उसमें किसने किसने भाग लिया था? राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और बंगाल के पाल शासकों ने। क्वेश्चन नंबर 73, गुप्त वंश के पतन के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पुष्यभूति वंश के शासक थे। उन्होंने संस्कृत में रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद जैसे 3 नाटक
लिखे थे? क्वेश्चन नंबर 74, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि निम्न में से किससे संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जैन धर्म से। तो दोस्तों तमिल में 5 महाग्रंथ माने जाते हैं और ये 5 महाग्रंथ यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों। इनको आप देख लेना कि उनके नाम क्या हैं और उनकी रचना किसने की थी और किस समय में इनकी रचनाएं हुई थी। क्वेश्चन नंबर 75, तोलकप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तमिल व्याकरण से। तो दोस्तों जो पांचों तमिल के महाकाव्य हैं वो किस किस से संबंधित हैं यहाँ पर आप देख लेंगे। एक बार आप इनको बस पढ़ लेना, आपको कहीं ना कहीं याद रह जाएगा कि कौन सा ग्रंथ किससे संबंधित है। कई बार इससे जुड़े हुए प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से कौन एक महान खगोल विज्ञानी, गणितज्ञ एवं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बरहामिहिर। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता, बृहद जातक, लघु जातक और त्रिकोणमिति के सूत्र। क्वेश्चन नंबर 77, इनमें से नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भरत मुनि ने। यह नाट्य, संगीत और नृत्य से संबंधित भारत का सबसे पुराना और व्यापक ग्रंथ है। और दोस्तों इसी में जो 9 रस हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य में उनका वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कदम्ब राजवंश का। बाकी ये पांड्य, चेर और चोल तीनों ही राजवंशों का उल्लेख संगम साहित्य में मिलता है। जो कदम्ब राजवंश था उसकी स्थापना 345 ईस्वी में मयूर शर्मा ने की थी और यह वर्तमान कर्नाटक और कोंकण पर शासन करते थे। क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपनिषद में। उपनिषद कितने हैं दोस्तों? उपनिषदों की संख्या 100 से अधिक मानी जाती है, जिसमें से 10 उपनिषद सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उनका नाम यहाँ पर दिया गया है, इनको आप देख लेंगे। ईसा उपनिषद, केन उपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्न उपनिषद, इनके नाम आप देख लेंगे। बस एक नजर मार लेना, आपको कहीं ना कहीं याद रह जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 80, ऋग्वेद के नदी सूक्त में वर्णित नदियों में सर्वाधिक उल्लेख किस नदी का है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सिंधु नदी का। तो दोस्तों नदी सूक्त क्या है? 10वें मंडल का 75वां सूक्त है। इसमें नदियों की स्तुति की गई है। इसमें कम से कम 19 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें सिंधु और उसकी सहायक नदियां शामिल हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है प्राचीन भारत का जो भी भौगोलिक स्थिति थी उसको जानने के लिए। और एक और नदी सूक्त मिलता है दोस्तों, विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त, जो कि तृतीय मंडल में 33वां सूक्त है, जिसमें ऋषि विश्वामित्र और नदियों बिपाशा और सुतुद्री के बीच में संवाद है। बिपाशा कौन सी है दोस्तों? आज की व्यास नदी। और सुतुद्री है आज की सतलज नदी। तो दोस्तों इसमें क्या है, विश्वामित्र जी इन दोनों नदियों से बात कर रहे हैं और इनसे पार जाने के लिए रास्ता मांग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 81, प्राचीन भारत में निशाका किसे कहा जाता था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण आभूषणों को। तो दोस्तों कुछ अन्य नाम भी हम देख लेते हैं। अयस कहा जाता था तांबे या कांसे को। धन कहा जाता था गाय, घोड़े, अनाज, सोना और वस्त्र आदि को धन कहा जाता था। वेशस कहा जाता था नर्तकियों की विशिष्ट पोशाक जिसे नर्तकियां धारण करती थीं। कर्ण शोभन, कानों में पहनने वाले आभूषण। कुंभ, सिर पर पहनने वाले आभूषण। भिषज कहा जाता था दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखना, भिषज कहा जाता था वैद्य या चिकित्सक को। और गोत्र किसे कहते थे? एक ही वंश से संबंधित परिवारों का समूह गोत्र कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 82, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कठोपनिषद में। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की कट शाखा का एक प्रमुख उपनिषद है। और दोस्तों इसमें एक ब्राह्मण पुत्र था नचिकेता, वह यमराज के पास जाता है और उनसे मृत्यु, मोक्ष, मृत्यु के बाद क्या होता है, कैसे होता है, इन सब के बारे में प्रश्न पूछता है। इसी का वर्णन मिलता है। कभी आपको समय मिले तो आप इसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मत्तमयूर। इस संप्रदाय का उदय कर्नाटक और मध्य भारत में हुआ। यह संप्रदाय विशेष रूप से योग और तंत्र साधना से जुड़ा था। तो दोस्तों हिंदू धर्म में 4 मतों को मानने वाले संप्रदाय पाए जाते हैं। एक है वैष्णव मत को मानने वाले जो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। दूसरे हैं शैव मत को मानने वाले जो कि शिव भगवान की पूजा करते हैं।
उसके बाद एक हैं शाक्त मत को मानने वाले, जो कि देवी की आराधना करते हैं, और एक हैं स्मार्त मत को मानने वाले, जो कि सभी भगवान को एक समान मानते हैं और वो गणेश, विष्णु, शिव सभी की आराधना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है। यह ग्रीक दूत हेलियोडोरस द्वारा निर्मित किया गया था और दोस्तों उसने भारत में आने के बाद भागवत धर्म अपना लिया था और इसी का वर्णन इस बेसनगर अभिलेख में मिलता है। और दोस्तों जो बेसनगर है, शायद आपको नहीं पता होगा, जो आज के मध्य प्रदेश का बिरसा जिला है, इसी को प्राचीन काल में बेसनगर के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, श्रीमद् भगवद गीता। इसके अलावा दोस्तों ये जो अद्वैत वेदांत और विशिष्टाद्वैतवाद है, यह मुख्य रूप से ज्ञान पर, जबकि मीमांसा कर्म कांड और वेदों के पालन पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 87, हूणों का प्रमुख नेता कौन था जिसने गुप्त साम्राज्य को कमजोर किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तोरमाड़। तोरमाड़ ने गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के समय पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों ये जो आक्रमण हुआ था, इसमें स्कंदगुप्त ने तोरमाड़ को हरा दिया, लेकिन साथ ही साथ गुप्त साम्राज्य के जो सैन्य और आर्थिक स्थिति थी उसको बहुत ज्यादा क्षति हुई और धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य अपने पतन की ओर अग्रसर हो गया। चित्र में आप दोस्तों तोरमाड़ के सिक्कों को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, यूनानी आक्रमणकारियों को भारत में क्या कहा जाता था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यवन। सबसे प्रसिद्ध यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर था। तो दोस्तों जो प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण हुए हैं, सबसे पहले आक्रमण हुआ था ईरानियों का, जिसमें सबसे पहले आया था डेरियस प्रथम। उसके बाद यूनानी, जिसमें सिकंदर था, हिंद यवन, फिर शक शासक, फिर पहलवों का आक्रमण हुआ, फिर कुषाणों का और उसके बाद हूणों का। क्वेश्चन नंबर 89, कनिष्क के दरबार में किस बौद्ध विद्वान ने चौथी बौद्ध सभा आयोजित की थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वसुमित्र। चौथी बौद्ध संगीति कुषाण राजा कनिष्क के संरक्षण में लगभग 72 ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। इस संगीति के परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म महायान और हीनयान नामक दो शाखाओं में विभाजित हो गया। तो दोस्तों याद रखना, बौद्ध धर्म का विभाजन किस संगीति में हुआ? जो आखिरी बौद्ध संगीति थी, चौथी बौद्ध संगीति, यहाँ पर बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। क्वेश्चन नंबर 90, अश्वघोष किस शासक के दरबार से संबंधित थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क। वह एक प्रसिद्ध बौद्ध कवि और दार्शनिक थे। अश्वघोष की कृतियों में बुद्ध चरितम, सौंदरानंद काव्यम, गंडी स्त्रोत गाथा और सारीपुत्र प्रकरणम शामिल हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक आप मूर्ति देख सकते हैं, ये कनिष्क की मूर्ति है और दोस्तों ये रखी हुई है मथुरा के संग्रहालय में और ये मथुरा में ही प्राप्त की गई थी। क्वेश्चन नंबर 91, शक शासक रुद्रदामन का नाम किस अभिलेख में मिलता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जूनागढ़ शिलालेख में। जूनागढ़ शिलालेख, जिसे गिरनार शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें सुदर्शन झील के निर्माण, सुदर्शन झील की मरम्मत और 1000 वर्षों के इतिहास का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों ये जो शिला है, ये चित्र में दिखाई दे रही है, इसके ऊपर ये इस अभिलेख में लिखा हुआ है और इन शासकों का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 92, सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता। यह विश्व की पहली शहरी सभ्यताओं में से एक थी, जो लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक विकसित हुई थी। तो दोस्तों ये क्षेत्र आप देख सकते हैं इसमें, जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता फली फूली। क्वेश्चन नंबर 93, मोहनजोदड़ो किस वर्तमान देश में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। दोस्तों इस चित्र में आप अन्य हड़प्पाकालीन स्थलों को देख सकते हैं, वीडियो को रोक लेना और अन्य जो स्थल हैं उनको आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 94, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख धातु कौन सी थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कांसा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे की धातु का ज्ञान नहीं था। यह एक कांस्य युगीय सभ्यता थी। वे तांबा, कांसा, सोना और चांदी जैसी धातुओं से
परिचित थे। तो दोस्तों जो कांसा है वो बहुत पहले खोज लिया गया था, लेकिन जो लोहा है जो कि आजकल बहुत बहुतायत में पाया जाता है, उसकी खोज काफी बाद में लगभग महाजनपद काल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 95, ऋग्वेद में सर्वाधिक स्तुति किस देवता की है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इंद्र की। और दोस्तों इस तरह के कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको हम देख लेते हैं। सिंधु सबसे अधिक बार उल्लेखित नदी है, अर्थात सिंधु नदी का उल्लेख सबसे ज्यादा बार मिलता है ऋग्वेद में। सरस्वती नदी सबसे प्रमुख नदी है और सिंधु के बाद दूसरी सबसे ज्यादा उल्लेखित नदी है। यमुना का उल्लेख 3 बार मिलता है। गंगा का उल्लेख 1 बार मिलता है। इंद्र सबसे शक्तिशाली देवता के रूप में सबसे अधिक बार उल्लेखित हैं। इनका वर्णन 250 से अधिक बार मिलता है। अग्नि कई बार उल्लेख मिलता है। सोम ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता को समर्पित किया गया है। वर्ण 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में पहली बार 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, जिसमें शूद्र वर्ण का उल्लेख पहली बार होता है। गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में सूर्य देव और सावित्री को समर्पित है। चिकित्सा के क्षेत्र में जल, वायु, सौर और मानस चिकित्सा का उल्लेख मिलता है। 2 चिकित्सा देवताओं नागसत्य और दस्त्र का उल्लेख मिलता है। और औषधियां लगभग 125 औषधियों का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों आप इसको एक बार वीडियो को रोक के अच्छे से इसको पढ़ लेना। सबसे ज्यादा प्रश्न यही पूछा जाता है कि सर्वाधिक बार किस देवता का उल्लेख है और सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख मिलता है। तो ये आप याद रखना, सिंधु और इंद्र, ये 2 शब्द आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 96, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद से। सूर्य देव को समर्पित यह मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 62वें सूक्त का 10वां श्लोक है। और दोस्तों यहाँ पर यह गायत्री मंत्र दिया गया है, जिसको नहीं आता है यहाँ से आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 16। इनमें मगध सबसे शक्तिशाली बना था बाद में। और दोस्तों यहाँ पर चित्र में सभी 16 महाजनपद दिए गए हैं और उनकी जो राजधानी थी वो भी यहाँ पर दी गई है। वीडियो को रोक के और सभी को आपको याद करना है और उनकी सबसे महत्वपूर्ण है उनकी लोकेशन देखनी है कि आज के भारत के हिसाब से वे कहां पर स्थित थे। क्वेश्चन नंबर 98, अलेक्जेंडर जिसे हम सिकंदर के नाम से जानते हैं, भारत कब आया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर और राजा पोरस के बीच प्रसिद्ध हाइडे स्पेस का युद्ध आधुनिक पाकिस्तान में झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। और झेलम नदी को ही दोस्तों हाइडे स्पेस के नाम से जानते हैं, इसीलिए इसे हाइडे स्पेस का युद्ध भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 99, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य लगभग 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक था और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और यह पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसने कि भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पर अपना शासन स्थापित किया। और दोस्तों इस चित्र में बहुत सारी जानकारी दी गई है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, इसको आप आराम से इत्मीनान से पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 100, कण्व वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वसुदेव। वसुदेव ने 75 ईसा पूर्व में शुंग वंश के अंतिम शासक देवव्यूति की हत्या करके कर्ण वंश की स्थापना की थी। और दोस्तों कर्ण वंश में 4 शासक थे, चारों यहाँ पर दिए गए हैं, वासुदेव, भूमिमित्र, नारायणम और सुशर्मन। तो दोस्तों सुशर्मन इनका आखिरी शासक था, इसके बाद कर्ण वंश का अंत हो गया। क्वेश्चन नंबर 101, ऐरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भानुगुप्त। ऐरण मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। इसमें पहली बार भारत में सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है, इसमें दोस्तों ऐरण अभिलेख में। और इसीलिए आपके एग्जाम के लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि सती प्रथा का पहला साक्ष्य कहां से मिलता है? सागर के ऐरण अभिलेख से। और दोस्तों ये जो ऐरण अभिलेख है उसका फोटो यहाँ पर लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 102, मेगास्थनीज किस यूनानी शासक का दूत था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सेल्यूकस। उनकी पुस्तक इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के समय के समाज, प्रशासन, अर्थव्यवस्था और नगर नियोजन के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 103, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किसे कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल को, क्योंकि इस दौरान कला, साहित्य, विज्ञान, धर्म, चिकित्सा, खगोल विज्ञान जैसे क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति हुई। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं गुप्त काल में जो भी मंदिर बनवाए गए थे या उनकी जो स्थापत्य कला थी वो बहुत सारे यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि तिगवा का विष्णु मंदिर,
भूमरा का शिव मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भीतरगांव का लक्ष्मण मंदिर, भीतरगांव का लक्ष्मण मंदिर उसका दूसरा फोटो ये है, एरन का विष्णु मंदिर और उदयगिरी की गुफाएं, ये सभी गुप्त काल में बनवाई गई हैं। तो इनको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसे स्वर्णकाल क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 104, हूण आक्रमण के समय गुप्त शासक कौन था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्कंदगुप्त। भीतरी स्तंभ लेख जो कि गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है, स्कंदगुप्त के शासनकाल और पुष्यमित्रों तथा हूणों के आक्रमण के विरुद्ध उनकी विजयों का वर्णन इनमें मिलता है। इसको आप देख सकते हैं दोस्तों, भीतरी स्तंभ लेख ये है। और नीचे दोस्तों ये जो प्लेट लगी हुई है, इसका फोटो यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर ये लिखा गया है इसकी विजयों के बारे में, इसकी स्कंदगुप्त की विजयों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 105, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पहले थानेश्वर में थी और उसके बाद इसे कन्नौज स्थानांतरित किया गया। हर्षवर्धन का शासनकाल था 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक। प्रयाग में लगने वाले प्रसिद्ध कुंभ मेले का शुभारंभ हर्षवर्धन ने ही किया था, याद रखना दोस्तों। और हर्षवर्धन की 3 रचनाएं हैं जो कि तीनों ही संस्कृत के नाटक हैं, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। क्वेश्चन नंबर 106, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 57 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व में सम्राट विक्रमादित्य द्वारा शकों पर विजय के उपलक्ष्य में की गई थी। तो दोस्तों आप कंफ्यूज मत होना, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं उनसे इनका कोई संबंध नहीं है। ये उनसे करीब 300 साढ़े 300 साल पहले हुए थे और इन्हें सम्राट विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, जो कि उज्जैनी के सम्राट थे। क्वेश्चन नंबर 107, हुएनसांग किस शासक के समय भारत आया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन के समय। उसने भारत का वर्णन CUK में किया है, जो कि उसकी पुस्तक का नाम है। और भारत में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री कौन कौन से हैं दोस्तों? एक ही स्लाइड में मैंने सब कुछ डाल दिया है, इसको आप देखेंगे। सबसे पहले आया था मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। उसके बाद फायान गुप्त काल में आया। फिर हुएनसांग पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन के काल में आया। फिर आया अलबरूनी महमूद गजनबी के काल में। मार्को पोलो पांड्य और काकतीय वंश के काल में आया। इब्न बतूता आया था मोरक्को से मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के काल में विजयनगर साम्राज्य में आया। फिर आए कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में। फिर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में। तो दोस्तों इनको आप याद कर लेना। क्रोनोलॉजी कभी कभी पूछ ली जाती है कि कभी कौन सबसे पहले आया, कौन इसके बाद आया, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। और किसके दरबार में आए थे ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 108, निम्न में से किस पुस्तक का 15 भारतीय व 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र। यह संस्कृत भाषा में विष्णु शर्मा द्वारा 200 ईसा पूर्व में रचित नैतिक शिक्षाओं का एक संग्रह है। और दोस्तों इसके बारे में कहा जाता है, इस पुस्तक की रचना एक राजा था जिसके 3 पुत्र थे जो कि बहुत ही उद्दंड टाइप के थे, और उनको पढ़ाने सिखाने के लिए इन नैतिक शिक्षाओं का संग्रह किया गया, जिन्हें कि पंचतंत्र के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 109, निम्न में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मेगास्थनीज ने। तो दोस्तों मेगास्थनीज आया 302 ईसा पूर्व में और भारत से गया 288 ईसा पूर्व में। फायान आया था 399 ईस्वी में और 413 ईस्वी में भारत से प्रस्थान किया। फिर आया हुएनसांग 629 ईस्वी में और यहाँ से प्रस्थान किया 645 ईस्वी में। फिर आया चीनी यात्री इत सिंह 671 ईस्वी में और भारत से प्रस्थान किया 695 ईस्वी में। तो दोस्तों याद रखना 3 चीनी यात्री भारत आए थे, फायान, हुएनसांग और इत सिंह। क्वेश्चन नंबर 110, संगम युग में उदययूर किसके लिए विख्यात था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कपास के व्यापार के लिए। उदययूर प्रारंभिक चोलों की राजधानी थी। यह वर्तमान तिरुचिरापल्ली के पास स्थित थी और अपनी समृद्ध कपास के व्यापार के लिए प्रसिद्ध थी। चोल साम्राज्य के बाद के राजवंशों ने तंजौर और गंगईकोंड चोलपुरम जैसी अन्य राजधानियां स्थापित की। तो दोस्तों जो चोलों की पहली राजधानी कौन सी थी? उदययूर, और ये प्रसिद्ध थी कपास के व्यापार के लिए। क्वेश्चन नंबर 111, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली किसका मिश्रण है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भारत ग्रीक शैली। और दोस्तों यही वो काल था जिसमें पहली बार बुद्ध को मूर्तियों के रूप में चित्रित किया जाने लगा। और दोस्तों अब एक फैक्ट देख लेते हैं, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंडो यूनानी शासकों ने। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक मात्रा में सोने के सिक्के किसने चलाए,
तो उसका जवाब होगा कुषाण शासकों ने। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से गुप्त किसके सामंत थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कुषाणों के। गुप्त साम्राज्य की नींव तीसरी शताब्दी ईस्वी के अंत में श्री गुप्त ने रखी थी, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम को इस राजवंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और दोस्तों जो कुषाण वंश था उसके जो शासक थे उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं और उनकी जो उपलब्धियां रही वो यहाँ पर दी गई हैं। आप इसको देख लेना, वीडियो को रोक के आराम से देख लेना, पढ़ लेना। और यहाँ पर जो कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था कनिष्क, उसकी फोटो दी गई है। क्वेश्चन नंबर 113, सातवाहनों ने पहले किसके अधीन स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मौर्यों के अधीन। सातवाहन वंश की स्थापना पहली शताब्दी ईसा पूर्व में सिमुक नामक शासक ने की थी, जिसने दक्कन क्षेत्र में इस वंश की नींव रखी। इस वंश ने लगभग 230 ईसा पूर्व से लेकर 220 ईस्वी तक शासन किया। क्वेश्चन नंबर 114, चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय को इनमें से किसने पराजित किया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशन द्वितीय को हराकर बादामी पर अधिकार किया एवं वातापी कोंड की उपाधि धारण की। तो दोस्तों इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये चालुक्य शासक हैं जिनकी राजधानी थी बादामी या वातापी। ये पल्लव शासक हैं जिनकी राजधानी थी कांचीपुरम। इनके बीच में संघर्ष हुआ। पल्लवों का राजा था नरसिंह वर्मन प्रथम और चालुक्यों का राजा था पुलकेशन द्वितीय। ये वही पुलकेशन द्वितीय है दोस्तों जिसने हर्षवर्धन को हराया था। इस युद्ध में चालुक्यों की हार हुई और बादामी पर कब्जा हो गया पल्लवों का। क्वेश्चन नंबर 115, मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार किस लिए प्रसिद्ध था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए। इसे स्नान और धार्मिक क्रियाओं के लिए उपयोग किया जाता था। दोस्तों चित्र में आप देख सकते हैं, यही वो स्नानागार है जिसका वर्णन हमें बार बार सिंधु घाटी सभ्यता के तौर पर पढ़ने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 116, मातृ देवी, पुजारी राजा, नैत्रांगना आदि मूर्तियां किससे संबंधित हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा सभ्यता से। यहाँ की मिट्टी और धातु की वस्तुएं बहुत प्रसिद्ध थीं। तो दोस्तों इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये है मातृ देवी की मूर्ति, ये दोनों। ये है नित्यांगना की मूर्ति जो कि कांसे से बनी हुई है और ये पुजारी राजा की पत्थर की बनी हुई मूर्ति है। क्वेश्चन नंबर 117, ऋग्वेद को किस और नाम से भी जाना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऋक संहिता। इसमें मुख्य रूप से देवताओं की स्तुति करने वाले मंत्र हैं जो कि यज्ञ के समय पढ़े जाते थे। क्वेश्चन नंबर 118, उपनिषद किस विषय से संबंधित हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वेदांत दर्शन। उपनिषद मुख्य रूप से आध्यात्मिक और दार्शनिक विषयों जैसे कि ब्रह्म, आत्मा आदि से संबंधित हैं। और दोस्तों याद रखना, मोक्ष का वर्णन कहाँ मिलता है? उपनिषदों में। और दोस्तों जो प्रमुख उपनिषद हैं उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं और उनमें क्या क्या महत्वपूर्ण है वह भी दिया गया है। इसको आप आराम से देख लेना। वैसे दोस्तों उपनिषदों की संख्या 100 से अधिक है, लेकिन जो कुछ प्रमुख हैं और हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 119, महाजनपद मगध की राजधानी कौन सी थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजगृह या फिर राजगीर। बिंबिसार ने लगभग 600 ईसा पूर्व में इसे राजधानी बनाया। बाद में अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। तो दोस्तों ये फोटो यहाँ पे दी गई है, इसको आप देख लेना। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा दिया गया है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप देखेंगे, इसमें प्राचीन भारत के सभी राजवंश, उनके संस्थापक और उनकी राजधानी दी गई है, जैसे कि हर्यक वंश, स्नाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। इस तरह से हर्षवर्धन तक जितने भी वंश हुए हैं उन सभी के संस्थापकों के नाम इसमें दिए गए हैं। तो इसको आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 120, अजातशत्रु किस महाजनपद का शासक था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मगध। उसने अंग, लिच्छवी, कौशल तथा काशी जैसे जनपदों को जीता। वह महात्मा बुद्ध का समकालीन था और उसके समय में पहली बौद्ध संगीति राजगृह में आयोजित की गई थी। दोस्तों यहाँ चित्र में आपको हर्यक वंश के शासकों की नाम दिए गए हैं और उनका आखिरी शासक था नागदशक। इसी का वध करके शिशुनाग वंश की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों ये जो क्रोनोलॉजी है, ये कौन सा शासक पहले था और कौन सा बाद में था, या कौन सा वंश पहले था और उसके बाद किस वंश ने शासन किया, ये आपको पता होना चाहिए। आपके दिमाग में एक इमेज होनी चाहिए कि हाँ कौन सा वंश पहले था, क्योंकि ये तारीखें महत्वपूर्ण नहीं है आपके एग्जाम के लिए, लेकिन ये क्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों आप समय है प्रैक्टिस क्वेश्चंस का,
इसमें आपसे 5 प्रश्न पूछे गए हैं और आपको कमेंट बॉक्स में आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3 इस तरह से अपने जवाब देने हैं। पहला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपको कमेंट बॉक्स में सही जवाब बताना है। अगला प्रश्न है, बिंदुसार किसका पुत्र था? ये आपके 4 ऑप्शन हैं। तीसरा प्रश्न है, अशोक ने किस बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था? ये रहे आपके 4 ऑप्शन। चौथा प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? आपके 4 ऑप्शन ये रहे। आपको चारों ऑप्शन में से जो सही जवाब है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। और यह रहा आपका आज का आखिरी प्रैक्टिस क्वेश्चन। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, अशोक और स्कंदगुप्त। सही जवाब क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो दोस्तों यह था हमारा आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जिसमें कि हमने प्राचीन भारत के इतिहास के 120 प्रश्न देखे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके एग्जाम्स के लिए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि मैंने जो कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया है वो आपको अच्छा लग रहा है और इससे हमारा मोटिवेशन बना रहे, ताकि हम अगले वीडियो समय पर और अच्छे कंटेंट के साथ आपको प्रोवाइड कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।